जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट के हिंदी के प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर देखने से हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है और किस तरह के प्रश्न होते हैं, प्रश्न का फॉर्मेट क्या होता है, ये सभी हम लोग इससे क्लियर कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए या फिर उन टॉपिक्स के जो भी थियरी है उन टॉपिक्स को अपना क्लियर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं प्रश्नों को। तो ये प्रश्न है पहला, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा गया है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा खेत। ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पर देशज शब्द हो जाएगा साथियों धड़ाम। डी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर ये छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ है साथियों कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो अक्सर आप लोगों ने गांव में सुना होगा कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बहुत ही अच्छा चीज़ मिल जाता है जो कि उसके वो योग्य नहीं होता है, तो उस पर यह कहावत कही जाती है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर ऋग्वेद संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋक धन वेद। तो ऋग धन वेद, तो ऋक होगा यहाँ पर आंसर हमारा जैसा साथियों ए के साथ जाएगा, ऋक धन वेद ऋग्वेद। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि आप बीती शब्द में समास है। तो यहाँ पर समास बताना है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि आप देख सकते हैं संधि विच्छेद से और समास से और ये कहावत से, इस तरह से प्रश्न देशज विदेशज शब्द जो होते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके यहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं यानी कि पूछे गए हैं। अगला प्रश्न साथियों कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। अब इसमें संबंध होता है में, तो यहाँ पर आप देखेंगे अधिकरण में होता है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा सी। यानी कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, अब ये आपने अगर एक बार टॉपिक क्लियर किया होगा तो यहाँ से आप लोग आंसर लगा पाएंगे। अपादान से अलग भी होता है, मतलब अलग होना। तो अपादान में कोई चीज़ और किसी चीज़ से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो फिलहाल हम लोग सी के साथ यहाँ पर आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर जो गद्यांश है इसको पढ़ना है और 37 और 38 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर साथियों प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए जब आपने गद्यांश देखा होगा तो जो संसार के सारे जो वाद हैं वो कहाँ तक सीमित हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक वाद यानी कि राजनीतिक क्षेत्र तक, ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है एक बार। और अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का भी आंसर हम लोग इसी गद्यांश में देखेंगे। इसी गद्यांश के आधार पर आंसर हमको देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो ये देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो 38 नंबर प्रश्न हमारा था यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा साथियों डी के साथ। यानी कि यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हो जाएंगे। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्लुप्त स्वर कौन सा है। तो इसमें ये ऑप्शन ए हो जाएगा ओम। प्लुप्त स्वर हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर आपने पढ़ा होगा। तो ये स्वर से पूछे गए हैं। यहाँ पर हम लोग एक ही साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे।
अब ये प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसमें आप लोग स्टार्टिंग में मधुशाला और अंत में निशा निमंत्रण। तो निशा निमंत्रण पहले है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे मधुशाला ए में भी है, सी में भी है, तो इन्हीं दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। निशा निमंत्रण अंत में होना चाहिए। तो निशा निमंत्रण देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में है अंत में, और पहले है मधुशाला। तो ए के साथ हम लोग आंसर लगा देंगे। ए ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है यहाँ पर। यह प्रश्न पूछा गया है आपका हिंदी साहित्य का सम्मेलन, काशी नागरी पचाड़ी सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो आंसर जाएगा ये सी के साथ चला जाएगा। ये जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है 1910 में हो जाएगा साथियों, और काशी नागरी प्रचारी सभा 1893, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये हो जाएगा 1918। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर बी के साथ आंसर लगाएंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो यह जो है आत्मकथा है प्रभा खेतान की। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो ये वाक्य है साथियों रैदास जी की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 46 और 47 के सही विकल्प छांटिए। तो ये आपका पद्यांश है, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो प्रश्न देखेंगे इस पद्यांश में कौन सा रस है, रस पूछा गया है। तो रस बताना है यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त पद में यह जो पद है किस कवि का है? तो आंसर आप यहीं से लगा सकते हैं। तुलसी शब्द इसमें आया हुआ है, बलि जाऊ ललाइन बोलन की, ये तुलसी यहाँ पर हमारा आंसर बी के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है यानी सत्य है, या फिर कह सकते हैं सही है? तो यहाँ पर देखेंगे जो स है यह दंत्य वर्ण है। अब आपने पढ़ा होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त प। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो च दिया गया है ये कंठ वर्ग में नहीं आता है, ये तालु में चला जाता है। ये स देखेंगे ये मूर्धन्य में आता है, तो ये भी सही नहीं है। स देखेंगे ये भी नहीं है, ये तालव्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आंसर लगाएंगे ए के साथ। ए वाला जो है यहाँ पर आंसर सही है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छ संयुक्त व्यंजन है, तो छ क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क और स से मिलकर छ बनता है। और यहाँ पर विसर्ग कंठ वर्ण है, यानी जितने भी विसर्ग वाले वर्ण होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, यानी कंठ से उच्चारण होता है। तो ये भी सही है। यहाँ पर देखेंगे डी वाला दिया गया है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो यही हमारा अशुद्ध यानी असत्य हो जाएगा। डी के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है, यानी कि शुद्ध नहीं है। तो देखिए जो लड़के शब्द है ये लड़के देखने में बहुवचन लग रहा है, पर ये एक लड़के की बात की गई है, तो ये बहुवचन नहीं होगा, एक वचन होगा। तो इसलिए अशुद्ध पूछा गया, असत्य पूछा गया है। तो हम लोग बी के साथ ही आंसर लगा देंगे। ये कर्ता भी है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा
कर्तवाच्य, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। आपने एक और उदाहरण पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, यानी कनक शब्द 2 बार आता है परंतु दोनों कनक का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, जहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का मान घटा, तो घटा शब्द 2 बार आया है। घटा यानी बादल, जो बादल गिरते हैं, और घटा का एक मतलब होता है घटना यानी कम होना, तो वहाँ पे होता है यमक अलंकार। यहाँ पर पानी शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों का अर्थ भिन्न नहीं है बल्कि समान है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा साथियों सलेस अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे, सी के साथ जाएगा आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द पूछा गया है, देखेंगे यहाँ पर अंक है, अंगना है। अंक इस प्रकार हम लोग लिखेंगे अंक। आँख देख सकते हैं, तो आँख को हम लोग लिखेंगे तो उसके ऊपर होना चाहिए चंद्र बिंदु, तो आँख इस प्रकार से होगा। तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। चाँद में भी चंद्रमा रहता है चंद्र बिंदु, तो चाँद इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए आंसर जाएगा डी के साथ शुद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा शब्द वर्तनी, इसमें कौन से शब्द की वर्तनी सही है बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सन्निधि समधन निधि हो जाएगा, सन्निधि, सन्निधि, यानी कि आंसर हमारा जाएगा सी के साथ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न आपके हिंदी में यूपी टेट में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से अब ये प्रश्न पूछा गया है आपका, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो किसी भी उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर तब करेगी जब सफल होगी, जब हम उसकी जो समस्या का कारण है उस कारण को पहचान पाएंगे, उसको जान पाएंगे। तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर आंसर लगाएंगे बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, ये पूछा गया। प्रयोजन का मतलब होता है हेतु, इसका प्रयोजन ये है, इसका उद्देश्य ये है, इसका लक्ष्य ये है। तो यानी कि नहीं ये पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा बी नियोजन। तो 56 का आंसर लगाएंगे हम लोग बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रिजु का विलोम शब्द है, रिजु का विलोम पूछा गया है। तो रिजु कोण आपने पढ़ा होगा, जो कि एकदम सीधा होता है, देखा होगा आपने, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, रिजु कोण पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो देखा होगा मैथ में। तो रिजु में होता है, रिजु कोण एकदम सीधा होता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो रिजु का हो जाएगा वक्र। रिजु बोले तो सरल भी है, यानी सीधा है, तो सीधा सरल। तो यहाँ पर हम लोग बी के साथ आंसर लगाएंगे। विलोम क्या होगा, बी वक्र। अगला प्रश्न है साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है, यानी कि असत्य बताना है। दूसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी किसी पंक्ति में आप खड़े हैं, पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे, यानी क्रम बता रहा है, क्रमवाचक है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। 26 पूर्णांक बोधक है, 2.5 अपूर्णांक बोधक है। कह रहे वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर जाएगा साथियों, ये चला जाएगा बी के साथ। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, अशुद्ध है, यानी यह विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो आप भले तो जग भला, आप क्या है, एक ये निजता को प्रकट कर रहा है, यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर जाएगा डी के साथ। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग पूछा गया है, तो आंसर आप यहाँ पे लगाएंगे सी के साथ। संतान शब्द पुल्लिंग है, शेष अन्य क्या है, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।